नमस्कार। तो दरअसल आज का जो टॉपिक है हमारा, स्वस्थ लोकतंत्र में स्पीकर की भूमिका। इस टॉपिक को बेसिकली कारण क्या है इसके पीछे का जो बेसिक कारण है, आप सबने शायद वो रील्स वायरल होती हुई देखी होगी, और जिसमें राहुल गांधी जी ने कहा कि जब मैं आपसे हाथ मिलाता हूं तो आप मुझसे सीधा खड़े होकर हाथ मिलाते हैं, और जब नरेंद्र मोदी जी आपसे हाथ मिलाते हैं तो आप झुककर उनसे हाथ मिलाते हैं। तो इस पर सरकार ने कुछ जवाब दिया, स्पीकर ने कुछ जवाब दिया। वो बेसिकली चर्चा क्या है, स्पीकर्स की क्या शक्तियां होती हैं, क्या बाकी सांसदों में, स्पीकर्स में, लोकसभा अध्यक्ष में कोई अंतर है या नहीं है, इन सबको जानेंगे। इन सबको जानने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो हम ये जान लें, या फिर हम ये समझ लें कि वो एक्चुअली में कहा क्या था उन्होंने, और उनके एग्जैक्ट शब्द क्या थे। उस पर स्पीकर ने क्या जवाब दिया। क्योंकि दरअसल जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यानी कि जो भारतीय संसदीय प्रणाली है, इसमें जो हमारी लोकतंत्र यानी कि जो हमारी सदन है, स्पेशली हाउस ऑफ पीपल यानी कि जो लोकसभा है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के चुने हुए लोगों को रिप्रेजेंट करती है ना। यानी कि जो अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, वो विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। वो उसके अध्यक्ष है ना। तो अब क्या बात हुई, क्या हुई, इस पे थोड़ा सा सुन लेते हैं पहले एक बार। ये शुरू होता है यहां से। करीब 1 घंटा 30 मिनट के आसपास जाकर के ये बात जो है ना वो शुरू होती है। सुन लेते हैं इसे क्या कह रहे हैं। मतलब जो लोगों ने चुनकर इनको यहाँ पर भेजा हुआ है, वो इनकी पर्सनल डिसलाइक्स अपनी जगह पे हैं, और जो जहां पर ये खड़े हैं, अभी लोकसभा में खड़े हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो इनकी बात अपनी जगह पे है। जो मैं कह रहा हूँ उसके लिए मैं माफी भी मांगता हूँ आपसे, जो मैं कहने जा रहा हूँ आपसे। जब सदन की गद्दी पे, यानी कि सदन में जो चेयर है उस पर आसीन होने जा रहे थे, तो मैं वहां पर आया, मैंने प्रधानमंत्री जी से हाथ मिलाया, और मैंने आपसे भी हाथ मिलाया। फिर हम आपको लेकर के वहां तक जा रहे हैं। हम्म। आप जो भी कहेंगे वही डिफाइन करेगा भारतीय लोकतंत्र के बारे में। आप किसको अलाउ करते हैं, किसको अलाउ नहीं करते हैं। हम्म। फिर सुन लेते हैं फिर हम। दो लोग बैठे हैं इस आसीन पर, जो चेयर पे आप बैठे हैं। एक तो स्पीकर हैं और दूसरे हैं ओम बिरला जी, यानी कि एक इंसान है और एक पद पर बैठा हुआ इंसान। आई होप आप सबने इसको देखा होगा, मेरा अनुमान है काफी वायरल हुआ है। सदर में थोड़ा ऐसा नासामान्य है, लोकसभा में ऐसा होना बहुत सामान्य व्यवहार है।
तो अध्यक्ष महोदय कहते हैं कि जो हमसे बड़े हैं, यानी कि अब चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जो है वास्तव में लीडर ऑफ द हाउस है, यानी कि सदन के नेता हैं, तो वो मुझसे बड़े हैं, तो मेरा ये दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी, चाहे मैं इस चेहरे पे बैठा हूं तब भी, कि मैं झुककर ही सम्मान करूं उनका, और जो मेरे बराबर के उनसे मैं सीधा खड़ा रख के बात करूं। उम्र के बारे में बताते हैं कि जो उम्र में बड़े हैं हमसे, पद में बड़े हैं, उनके साथ। तो मुख्य बात जो है अभी राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस हाउस में, यानी कि सदन में, स्पीकर से बड़ा कोई नहीं होता। सबसे बड़ा जो है स्पीकर है, चाहे वो लीडर ऑफ हाउस हो या फिर वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, कोई भी हो, कि स्पीकर किसी से बड़ा नहीं है। तो अब जैसा कि हमने पहले भी इस पे बात की है, मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय लोकतंत्र है, यानी कि ये विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और इसको रिप्रेजेंट करती है लोकसभा। लोकसभा राज्यसभा भी करती है। लोकसभा इसलिए कि लोकसभा में चुने हुए लोग आते हैं, यानी कि जो लोगों के द्वारा चुने हुए लोग जो हैं वो लोकसभा में आते हैं, और उस लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर जो हैं वो ओम बिरला जी हैं। तो यानी कि वो दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र के अध्यक्ष हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जो प्रतिनिधित्व यानी कि जो रिप्रेजेंट करती है उसके अध्यक्ष हैं, यानी कि उनके ऊपर बहुत नैतिक जिम्मेदारियां हैं, दायित्व हैं, और काफी सारी चीजें उनके ऊपर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो उनकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, जो भी हैं। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संविधान, भारत का संविधान क्या कहता है इस बारे में, और फिर हम ये जानेंगे कि दरअसल जिस चीज को हमने अडॉप्ट किया है, दरअसल हम बेसिकली पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, यानी संसदीय शासन प्रणाली को हम फॉलो करते हैं, जो हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट की है। अब ब्रिटेन का नियम तो ये कहता है कि जो भी व्यक्ति स्पीकर बनता है ना, उनके हाउस ऑफ कॉमन्स में जो भी व्यक्ति स्पीकर बनेगा वो पार्टी के पद से रिजाइन कर देता है। हमारे यहाँ ये प्रथा नहीं है, हमने इसको कन्वेंशन में डेवलप करने की कोशिश की है कि जो भी स्पीकर बनेगा वो उससे क्या करेगा, सत्यनिष्ठा से, इम्पार्शियलिटी यानी पक्षपात किए बिना अपना कार्य करने की कोशिश करेगा। तो सिर्फ संविधान क्या कहता है इस पर समझ लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, सबसे पहले आर्टिकल नंबर 93 कहता है कि सदन के दो सदस्यों, सदन में जो दो सदस्य होंगे उसमें से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष यानी कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर को चुना जाएगा। फिर उसके बाद 94 कहता है कि छुट्टी पर जाते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं, या फिर रिमूवल का उनका प्रोविजन है, तो स्पीकर रिजाइन करेगा डिप्टी स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर रिजाइन करेगा स्पीकर को, इसके बारे में है। फिर पावर बताई गई हैं, किसकी शक्तियां बताई गई डिप्टी स्पीकर की, यानी कि जब स्पीकर सदन में उपस्थित नहीं है तो डिप्टी स्पीकर या फिर कोई और व्यक्ति जब उस आसन पर बैठेगा तो उसकी शक्तियां क्या होंगी, सेम शक्तियां होंगी जो स्पीकर के पास में होती हैं लगभग। फिर 95 में क्या, स्पीकर ऑफ द डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाला रेजोल्यूशन फॉर हिज हर रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन, यानी कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो हैं वो आसन पर जब तक नहीं बैठेंगे, यानी कि वो अध्यक्षता सदन की नहीं कर सकते हैं अगर उनके रिमूवल का प्रस्ताव चल रहा है। इनके रिमूवल को हटाने का तरीका क्या है, अगर लोकसभा स्पीकर को हटाना है तो उनको हटाने का तरीका यह है कि सबसे पहले आपको 14 डेज, 14 दिन पहले 100 सांसदों के द्वारा लोकसभा में उन्हें एक अनुमोदन देना होगा कि हम आपको हटाना चाहते हैं। 14 डेज का समय मिलेगा उनको। उसके बाद फिर एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, लोकसभा अपने बहुमत से पास कर देगी और वो अपने पद से हट जाते हैं। तो ये उनको हटाने का तरीका है। लेकिन जब वो उस पर बैठे होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, अध्यक्षता नहीं कर सकते जब उनके रिमूवल की बात चल रही है। तो ये तो बेसिकली क्या है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर कुछ प्रावधान संविधान में किए गए हैं। इसके अलावा उनको शक्तियां कहाँ से मिलती हैं उस पर विचार करते हैं। सबसे पहले हम शक्तियों के बारे में अगर विचार करें तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या है कि चूंकि संसद के सत्र को बुलाना जो है वो राष्ट्रपति जी के हाथ में है। राष्ट्रपति जी संसद के सत्र को बुलाते हैं और फिर लोकसभा को स्पीकर को और राज्यसभा को चेयरमैन को सौंप देते हैं, आपको जैसे चलाना है वैसे चलाएंगे।
तो उनको चलाने का, सदन को स्थगित करने का, कब कितने बजे इसको स्थगित करना है, शाम को कितने बजे करना है, कितने बजे नहीं करना है, अगला सेशन कब बुलाना है, तो ये सारे राइट्स जो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है वो स्पीकर के हाथ में है लोकसभा में। अब किस पार्लियामेंट्री कमेटी में किसको मेंबर बनाना है, किसको अध्यक्ष बनाना है, ये काम भी किन के हैं, स्पीकर के हैं। ये तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, जिसमें कुछ कन्वेंशन से, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से, कुछ नियमावली संसद की, उससे ये सब तय होते हैं। उनके पास में पूरा एक सेक्रेटेरिएट है, यानी सचिवालय का पूरा एक ऑफिस है जो इस पूरे काम के लिए कार्यरत रहता है, जो डिसाइड करता है कि कैसे इस काम को आगे कंटिन्यू करना है। अब ये तो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हो गई। वो ये भी अलाउ करते हैं कि किस व्यक्ति को कितना समय देना है बोलने के लिए, किस व्यक्ति को समय नहीं देना है। संसद के सभी सदस्य जो हैं वो चुनकर आए हुए हैं, वो सभी लोगों की आवाज को बताते हैं, जो उनके क्षेत्रों में जो हो रहा है, जो समस्याएं हैं उनको उठाते हैं और उस पर चर्चा करते हैं संसद में, और वहां पर क्या करते हैं, वो कानून का निर्माण भी करते हैं उसके अनुसार। तो ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स किसके पास में, स्पीकर के पास में। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अलावा, यानी कि प्रशासनिक शक्तियों के अलावा, स्पीकर के पास में लेजिस्लेचर पावर आती है, यानी कि विधायी शक्तियां। क्योंकि जो लोकसभा, इसका मुख्य कार्य क्या है, विधायिका है ये, तो इसका काम क्या है, विधायन करना, यानी कि कानून बनाना। अब कानून बनाने के संबंध में जब कभी भी अगर कोई बिल पास होता है लोकसभा में और उसमें बराबर की मत पड़ जाते हैं, यानी कि सपोज 200 लोगों ने वोट कास्ट किया और 100 लोगों का बराबर का मत आया, तो फिर एक वोट जो है वो स्पीकर कास्ट करता है, लोकसभा अध्यक्ष कास्ट करता है। उससे क्या होगा कि फिर उसमें निर्णय लिया जाएगा कि ये पास हुआ बिल या फिर नहीं पास हुआ। फिर और क्या है विधायी शक्तियों में, स्पीकर बताएगा आर्टिकल नंबर 110 के तहत कि कोई बिल यानी कि विधेयक वो धन विधेयक है या नहीं। ये सोलेमनली राइट है किसके पास में, स्पीकर के पास में। स्पीकर ने कह दिया कि ये विधेयक जो है वो धन विधेयक है, तो वो धन विधेयक है। ऐसा बहुत बार होता है कि जब सरकार जो है ऐसे बहुत सारे विधेयक को धन विधेयक के रूप में पास करवाती है, जब उनको लगता है कि राज्यसभा में उनके पास में बहुमत नहीं है। अब अगर बात की जाए और विधायी शक्तियां क्या हैं, जब कभी भी लोकसभा और राज्यसभा, हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा दो सदन हैं, अगर ये किसी भी विधेयक को लेकर यानी किसी भी बिल को लेकर अगर असहमत हो जाते हैं, लोकसभा कहती है कि किसी बिल को पास करके राज्यसभा के पास भेजा, उन्होंने कहा कि हम नहीं मानते इसको, हटाओ यहां से, या राज्यसभा कहती है इस चीज को कि ठीक है आपने पास करके भेजा, हम नहीं मानते इसे। तो जब डेडलॉक बनता है किसी भी, वो कैसे बनता है उन पे उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, डिटेल में जाने का उसका मुद्दा है। बट जब डेडलॉक की स्थिति बनती है तब वहां पर ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है दोनों सदनों का। उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है, स्पीकर करता है। जब स्पीकर उसकी अध्यक्षता करेगा तो उसमें वो सारे नियम लागू होते हैं जो लोकसभा पर लागू होते हैं। वो सारे तय, किसको बोलने का अधिकार देना है, किसको नहीं देना है, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो वहां पर भी शक्तियां, यानी कि स्पीकर बहुत पावरफुल हो जाता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अब जुडिशरी पावर्स क्या क्या है उनके पास में, यानी कि अगर अध्यक्ष महोदय अगर चाहें तो किसी को भी वो है ना बुला करके वहां पर, अगर किसी कोई भी संसद की विशेषाधिकारों की, प्रिविलेजेस की नुकसान पहुंचाता है, उनको लगता है कि संसद को खतरा हो रहा है इससे, तो उस पर जुडिशरी कार्रवाई भी कर सकते हैं वो। जैसे फॉर एग्जांपल वो मुझे बुलाएं और कहें मुर्गा बन जाओ यहाँ पे, या फिर मुझे 7 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में तक, यानी 7 दिन के लिए जेल तक भी भेज सकते हैं किसी व्यक्ति को, इसकी किसी भी न्यायालय में कोई जांच नहीं होगी, इतनी असीम शक्ति है। उसके अलावा स्केड्यूल नंबर 10 अनुसूची क्रमांक 10 में एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल विधेयक कानून। इसके तहत भी अंतिम निर्णय जो है कि कोई भी सांसद जिसके पास सदस्यता रही है या नहीं, ये अधिकार भी किसके पास में है, स्पीकर के पास में, अध्यक्ष महोदय के पास में। तो कुल मिलाकर स्पीकर यानी अध्यक्ष जो है बहुत पावरफुल हो जाते हैं। लोकतंत्र है और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए उनकी सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी और उनका पक्षपात ना करना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले जाना था कि हमने इस सिस्टम को कहां से अडॉप्ट किया है, लोक ब्रिटेन से। और ब्रिटेन में स्पीकर सबसे पहले बनते ही क्या करता है, अपनी पार्टी से रिजाइन करता है, यानी वो किसी पार्टी का मेंबर नहीं है। अगर स्पीकर पक्षपातपूर्ण कार्य करेंगे अगर, तो वो किसी को मौका देंगे, किसी को मौका नहीं देंगे अगर वो किसी पार्टी के सदस्य रहते हैं तो। लेकिन हमने क्या किया कि हमने ऐसा कोई सिस्टम नहीं अपनाया, हमने कन्वेंशन यानी प्रथाओं के तहत ये हमने इसको तय किया कि हम ऐसे कुछ नियम अपने खुद से डेवलप करेंगे, नैतिक मूल्य डेवलप करेंगे कि हमें जो है वो ऐसा कार्य ना करना पड़े, हम पक्षपातपूर्ण निर्णय ना लें किसी मामले में। अब ये जीवी मावलंकर जी हैं, ये फर्स्ट स्पीकर रहे हैं लोकसभा के और इनको फादर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है। अब ये क्या लिखा है, ऑर्डर्ड ऑर्डिनेंस डिस्प्यूट, ये क्या है,
दरअसल एक अध्यादेश को लेकर के एक विवाद होता है नेहरू जी से इनका, और फादर ऑफ लोकसभा भी जो है वो नेहरू जी ने ही इनको कहा। अब ये विवाद क्या है? दरअसल हमारे जो सरकार है उसकी 3 अंग है। पहला जो है वो लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, दूसरा एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। यानी कि लेजिस्लेचर विधायिका का काम है कानून को बनाना, इनका काम है उसका क्रियान्वयन करना, और इनका काम है उस पर न्याय करना, कुछ तर्क संगत या असंगत होता है उस स्थिति में। लेकिन एक संविधान में अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 123, जो क्या करता है, एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका को ये शक्ति देता है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकती है, और उस ऑर्डिनेंस की शक्ति वही होगी जो संसद द्वारा पास की हुई किसी भी विधेयक की होती है, यानी किसी भी अधिनियम की होती है। तो ऐसी शक्ति किसके पास में है? अब आर्टिकल नंबर 123 के तहत राष्ट्रपति जी के पास में है। अब ये शक्ति जो है वो उनके पास में है। अब इसका यहाँ जिक्र करने का तात्पर्य क्या है? जो डिस्प्यूट है, मेजरली जो डिस्प्यूट होता है नेहरू जी में और इनमें डिसएग्रीमेंट है, वो इस बात को लेकर के है कि जी मावलंकर जी एक लेटर में लिखते हैं नेहरू जी को कि जो ऑर्डिनेंस पास होते हैं, जो आप पास कर रहे हैं किसी भी ऑर्डिनेंस को, शॉर्टेज ऑफ टाइम का हवाला देकर, समय कम है इसलिए हमें पास करना है, तो ये आप लोकसभा को जो सरपास कर रहे हैं, आप लोकसभा को नहीं सरपास कर रहे हैं, आप जो है वो लोकतंत्र को सरपास कर रहे हैं, पार्लियामेंट को सरपास कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि लोकसभा जो है वो चुनकर आई हुई है, यानी कि ये अपनी उस लोकसभा से आगे बढ़कर एक निर्णय लेते हैं और कहते हैं, लिखते हैं, लेटर लिखते हैं बाकायदा कि अगर ये हम गलत कन्वेंशन, एक गलत अवधारणा, हम यहाँ पर एक पैटर्न डेवलप कर रहे हैं जो लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। इस स्थिति में क्या होता है, नेहरू जी पलट कर कहते हैं इनको कि आप सही कह रहे हैं, अब ऐसी किसी भी स्थिति में जो है वो ऑर्डिनेंस को पास हम नहीं करेंगे। ऑर्डिनेंस पर हम बाद में फिर कभी चर्चा करेंगे। दरअसल ऑर्डिनेंस जो है वो 123 के तहत पास किया जाता है, और जब पार्लियामेंट यानी कि संसद जब सत्र में नहीं चल रही होती है तब उसे पास करने का प्रावधान है। और एक मिथ है अध्यादेश या ऑर्डिनेंस को लेकर कि इसकी अधिकतम समय अवधि जो है वो 6 महीने होती है, इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। तो इस पॉइंट पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर अगर हम बात करें तो इसी वजह से अब ये 1946 से 1956 तक जो है वो स्पीकर रहे हैं। 1946 में तो स्वतंत्र नहीं हुए थे, तब भी यही स्पीकर थे, बाद में भी यही स्पीकर रहे। तो फिर इन्हें फादर ऑफ लोकसभा कहा गया, यानी कि हमने ऐसे कस्टम, ऐसे ट्रेडिशन, ऐसी कन्वेंशन को डेवलप किया है, करते आए हैं ताकि इंटीग्रिटी बनी रहे। जीवी मावलंकर साहब ने कहा था कि लोकसभा जो है वो लोगों को रिप्रेजेंट करती है, नेशंस की इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो स्पीकर का इंटीग्रिटी होना बहुत जरूरी है, उनकी सत्यनिष्ठा का होना बहुत जरूरी है, इम्पार्शियल हो, ये बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा 2016 में एक आधार अधिनियम पास होता है, जिसे मनी बिल के तहत पास कर दिया जाता है, क्योंकि मनी बिल जो है वो धन विधेयक जो है वो लोकसभा से ही पास, लोकसभा का स्पीकर कह देता है कि यही धन विधेयक है, तो वहां से वो पास हो जाता है। तो दरअसल ये कुछ कन्वेंशन जो है वो डेवलप होते हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकते हैं। अब ये हमने बेसिकली जो अभी तक समझा है, ये समझा है कि हमने एक आदर्श, एक मॉडल समझा जो हमने कन्वेंशन के तहत डेवलप किया, परंपराओं के तहत हमने इसको बनाया कि भारतीय लोकतंत्र में स्पीकर की कितनी वैल्यू है, कितना पावरफुल है, वो क्या क्या कर सकते हैं। फिर एक जो है ओम बिरला जी जो कहते हैं, उनकी व्यक्तिगत धारणा जो है वो अपनी जगह एकदम सही हो सकती है, सम्मान करना चाहिए बड़ों का, ये सही बात है। बट जब आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज अगर सर्वोच्च न्यायालय की कुर्सी पर बैठे हैं और उनके पिताजी उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं, तो वहां उनका काम न्याय करना है ना, उनके पिताजी उनका सम्मान करना उसके अलावा काम है। तो वैसे ही स्पीकर जो है बहुत शक्तिशाली है। संसद के बाकी सदस्य और स्पीकर एकदम अलग अलग बातें हैं। सदन को कैसे चलाना है वो सारी चीजें तय करना किसका काम है? स्पीकर का काम है। प्रधानमंत्री जी जो हैं वो प्रधानमंत्री हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं, सदन के नेता हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब वो संसद में आकर बैठते हैं तो उनमें और संसद के बाकी सदस्यों में कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो अंतर है बेसिकली वो स्पीकर के लेवल पे, क्योंकि स्पीकर जो हैं वो सबको उस उनके द्वारा किया हुआ जो भी कार्य है वो लोकतंत्र के हित में किया हुआ कार्य है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जो है इस पूरे वाक्यांश को और जो जो कन्वेंशन है उनको देखकर, उनको पढ़कर समझ में आता है। स्पीकर का जो काम है वो नैतिक रूप से जो उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं वो इस प्रकार की जिम्मेदारियां बनती हैं। बाकी आपका क्या मानना है स्पीकर को लेकर? बाकी किसी और चीज पे आप चाहते हैं कि हम इस पे आगे और डिस्कशन करें तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।